कल हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है? कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट टूटता है और पॉजिटिव लोग नेगेटिव तरफ भागते हैं, नेगेटिव तरफ, बस खत्म। कौन निकलता है वो डिपेंड करता है जो डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो डिस्चार्ज थ्योरी जो है अपना प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, वो टोटली डिपेंड करता है तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल के साथ, जो हम पढ़ेंगे गाल्वानिक सेल में। ठीक है, अभी सबसे सिंपल चीज जो है वो बता दे रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया, उसके ऊपर लॉ है दो, फैराडेस के दो लॉ हैं। ऑनलाइन जो भी है थोड़ा हाय बोल दो तो पता चले, हाय बोल के। हेलो एवरीबॉडी। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस खत्म कर लिया था, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है हमको पता है, तो थोड़ा सा कुछ बेसिक फॉर्मूलेस है जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, सो पहला जो है लॉ है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पहला तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कोई बता सकता है चार्ज का क्या सिंबल होता है? क्यू होता है। ठीक है, क्या यूनिट होता है इसका? हाँ, यूनिट होता है कूलम, नहीं सिंपल कूलम बोलते हैं। ठीक है, सोच लो एक अमाउंट, इस एरिया पे जितने भी चार्ज है हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं सबके चार्जेस को ऐड कर दो तो उस एरिया के चार्ज निकल जाएंगे, है ना? क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ 19 कूलम होता है। ठीक है, तो मेरे को अगर चाहिए पूरा चार्ज निकालना तो क्यू मैं देखूंगा कितने तो इलेक्ट्रॉन है, उसमें ई प्लस कर दूंगा। तो प्लस माइनस होता है इसलिए कि प्रोटॉन के भी चार्ज निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के भी चार्ज निकाल सकते हैं। तो नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पहला रूल ये है Q इक्वल टू एनी, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं। दूसरा जो लॉ है उसको बोलते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। Q और I के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है पता है? Q इक्वल टू होता है I T, ये पता है? सबको पता है? मतलब I जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, नहीं? क्या यूनिट होता है उसका? एम्पियर, है ना? और T होता है टाइम, नहीं, टाइम रिक्वायर्ड। तो अगर बात यह है कि ये एक वायर है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे कितने चार्ज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पर यूनिट सेकेंड, यूनिट टाइम में कितने चार्ज जा रहे हैं, तो यही तो है ना। आई निकालना है तो क्यू बटा आई, क्यू अपन आई बोलते हैं, मतलब कितने चार्ज जा रहे हैं एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने चार्ज पास कर रहे हैं, वही होता है कौन? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। तो Q इक्वल टू एनी एंड Q इक्वल टू आई टी, पता है सबको क्लियरली? ये पहले से पता रहता है ना? तो अगर ये पता है तो हम अभी आ सकते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बताता है फर्स्ट लॉ? हमको तो पता है कि जो डिपॉजिट होते हैं या फिर गैस निकलता है, सम अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा और सम अमाउंट ऑफ गैस रिलीज होगा। वो गैस कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी गैस होता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? तो पहला जो लॉ है अपना, लॉ क्या बताता है? जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास, ठीक है? तो बात यह है कि हम क्या करते हैं,
इसको कैथोड के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको एनोड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब क्लियरली है इलेक्ट्रॉन का सप्लाई इधर होता है, तो करंट का सप्लाई इधर होता होगा? नहीं, करंट सप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है करंट का सप्लाई। तो अभी बात यह है कि जब भी ऐसा करते हैं और यहाँ कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सपोज हमने ले लिया NaNO3, तो यहाँ Na प्लस जो कि इधर भागेगा, यहां कुछ डिपॉजिट होगा। कितना सोडियम डिपॉजिट होगा? जो सोडियम है डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, कैथोड पे कितना सोडियम डिपॉजिट होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है? करंट के ऊपर, या बोल सकते हैं चार्ज के ऊपर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, क्लियर है? तो वही बोल रहा है कि इट स्टेट दैट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, चाहे वो सोडियम यहां डिपॉजिट हो रहा हो या जो गैस है यहां लिबरेट हो रहा है। गैस को लिबरेट होना बोलते हैं, कहीं निकलता है बोल के। जो सॉलिड होता है, मास होता है, वो डिपॉजिट होता है। तो चाहे मास डिपॉजिटेड हो या गैस लिबरेटेड हो, जो भी अमाउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा या गैस लिबरेट होगा। तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं दैट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जो चार्ज फ्लो कर रहा है, मास जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना मास डिपॉजिट करेगा। ये है उसका। इसको अगर हम थोड़ा बना के लिखे तो बोलते हैं W इज इक्वल टू ZQ, और हम बोल सकते हैं ZIT, बोल सकते हैं। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है Z, ठीक है। W इक्वल टू ZIT। तो अभी Z क्या होता है बोलने से, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस। आगे Z के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, पहले ये नोट कर लो, याद रखना है W इक्वल टू ZIT, W इक्वल टू ZIT, W इक्वल टू ZIT, ठीक है। अभी एक चीज तो पता चल रहा होगा ना, Z इक्वल टू W बाय IT, है ना। अगर यहां पर मैं ले लेता हूं I इक्वल टू 1 एम्पियर, क्या ले लेता हूं 1 एम्पियर ले लेता हूं, और T इक्वल टू ले लेता हूं क्या 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड इक्वल टू 1 कूलम होता है। ऐसा बोल सकता हूं कि Z इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द सर्किट। सर्किट से अगर 1 कूलम पास करते हैं, जो मास डिपॉजिट होता है, अगर IT 1 हो जाएगा तो Z इक्वल टू W हो जाएगा, है ना। तो W इज द मास, Z इज द मास डिपॉजिटेड ऑफ द substance or amount of gas liberated at electrode when 1 coulomb of charge is passed through the circuit, or 1 ampere is passed through for 1 second. 1 ampere of charge is passed through the circuit for 1 second. जो होगा वो 1 कूलम होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 1 कूलम चार्ज पास करने से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, 1 कूलम। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला हमको लगाना है W इक्वल टू ZIT, लेकिन ये फॉर्मूला ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुमको सही तरीका पता है तो फॉर्मूला का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि Z निकालना उतना इजी नहीं होता है। Z का अभी बता दूंगा तुमको, ये लिख लिया क्या? अच्छा, थोड़ा सा Z का अगर मैं बताऊं तुमको, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। वो निकालते हैं ऐसे E/Q। क्या बोलते हैं? E होता है इक्विवेलेंट मास, Q होता है चार्ज। कैसे निकालते हैं? जैसे समझ लो, फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए निकालना है। सोडियम क्या करता है भाई? सोडियम डालता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और एक कैटायन देता है, ये करता है। तो हमको पता है ना, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो मोल्स में कैलकुलेट होता है, कितने में? अच्छा, तो मतलब सारा है, 1 मोल सोडियम आयन देता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? अरे भाई, चार्ज ऑफ
वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है। अगर मैं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलूं, क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जो कि इक्वल टू निकल के आता है इतना 96487 और नियरली इक्वल टू 96500 कूलम बोलते हैं, जिसको हम 1 फैराडे में बोलते हैं, है ना। इसका मतलब अगर हमको सोडियम का इक्विवेलेंट मोलार मास कितना होता है 23 ना। मतलब अगर हमको 23 ग्राम ऑफ सोडियम डिपॉजिट करना है तो कितना चाहिए हमको, 1 फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए। 1 फैराडे चार्ज कब लगेगा, जब हमको 23 ग्राम ऑफ सोडियम डिपॉजिट, यहां भी वही है। इक्विवेलेंट मास तो 23 ग्राम ही होता है ना, किसको, इसका तो जो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलार मास या एटॉमिक मास बाय वैलेंसी या एन फैक्टर। सोडियम के लिए वो एन फैक्टर कितना होता है, चार्ज वैलेंसी 1 होता है ना, तो वही है 23/1। तो Z कितना है सोडियम के लिए 23 है। अगर मैं वही लेता हूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट करने के लिए चाहिए 2 फैराडे ऑफ चार्ज, है ना। तो अगर हम निकालेंगे Z इसके लिए तो कितना निकलेगा, है ना। ये जो 12 ग्राम निकल रहा है वो क्या है, इक्विवेलेंट मास है, क्या है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हो रहा है ना, वो कुछ नहीं है और क्या है, इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास है बस। कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना चार्ज पास करने से, बस वही है। उसी तरह अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम क्या करता है, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, मतलब 3 फराडे चार्ज लेता होगा कितने के लिए, 27 ग्राम के लिए। तो 1 फराडे में कितना, ये Z और कुछ नहीं है, क्या है, 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन कितना मास डिपॉजिट करेगा। अगर मैं बोलूं सिल्वर का, सिल्वर 1 फैराडे लेता है किसके लिए, 108 ग्राम के लिए, है ना। तो 1 फैराडे जो चार्ज है कितना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करता है, 108 ग्राम। 3 फैराडे 27 ग्राम करता है, मतलब 1 फैराडे 9 ग्राम करेगा, वो इक्विवेलेंट मास ही है। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 ग्राम होता है। तो इसलिए मैं बोला था कि जो तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन है या एन फैक्टर है, ये सब जो 3, 2, 1 ये क्या है, एन फैक्टर है सारे। तो यही रिलेशनशिप है, आगे हमको और भी जगह पता चलेगा रिएक्शन में। अभी तो खाली हम क्या कर रहे हैं, कितना मास डिपॉजिट होगा वो निकाल रहे हैं। तो ये कुछ है, मतलब एग्जांपल्स हैं। तो सिग्निफिकेंस होता है जेड का, जेड क्या होता है, हर मेटल के लिए अलग होता है, क्योंकि हर मेटल के लिए क्या होता है, एटॉमिक मास भी अलग होता है और उसका एन फैक्टर या जो चार्ज जरूरत पड़ता है 2 फैराडे 3 फैराडे, वो तो डिपेंड करता है उसके ऊपर, है ना। सॉरी, हाँ मैं यहाँ क्यू लिख दिया हूं, चार्ज मतलब वही फैराडे, कितना फैराडे लगता है, एफ लिख लेना, ठीक है। इसको एफ लिख, कितना फैराडे लगता है, 2 फैराडे 1 फैराडे 3 फैराडे, वो लिख लेना, वही चार्ज ही है, ठीक है। तो ई है तुम्हारा इक्विवेलेंट मास, ये एफ है क्या, फैराडे, चार्ज कितना लगता है। ये इक्विवेलेंट मास है, ई ऑफ मैग्नीशियम, ई ऑफ
सोडियम जो होगा कितना होगा 23/1 होगा। ई ऑफ एल्यूमिनियम 27/3 है ना। अगर थोड़ा सा भी और आइडिया लेना है तो Z इज द, बताया भी था तुमको अमाउंट, जेड का डेफिनेशन बताया ना, 1 कूलम चार्ज पास करने से कितना मास डिपॉजिट होता है। जेड इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड when 1 कूलम of charge is passed। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, एकदम इजी है। मेरे को फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अगर सही तरीके से जानता हूं तो मेरे को फॉर्मूले की जरूरत है। मैं अगर रिएक्शन लिख लेता हूं कितना इलेक्ट्रॉन कौन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब फैराडे। लिख लो, सबको लिख लो। तो किसी का भी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हम निकाल सकते हैं, उसका अगर इक्विवेलेंट मास पता हो और कितना फैराडे चार्ज वो लेता है अगर पता हो तो कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पेज में हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कैलकुलेशन करना सीखते हैं सबका, 1 2 3 जितना भी है। अगर मेरे को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कैलकुलेट करना है, Z फॉर सोडियम, सोडियम का रिएक्शन पता है कितना, Na गिव Na प्लस। इस रिएक्शन में तुम उल्टा भी लिख सकते हो कि हाँ जो Na प्लस है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके Na बनाता है। इसका मतलब 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होने के लिए 1 फैराडे चाहिए, ठीक है ना। तो इसका अगर Z निकालना है, कैसे निकालना पड़ेगा, E/F। E कितना होता है 23/1 ये होता है, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, E कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय n फैक्टर, ये है डिवाइडेड बाय 1 फैराडे, मतलब 96500 कूलम है ना। तो ये मास में निकलेगा 23/F, इतना कूलम निकलेगा, सॉरी इतना ग्राम निकलेगा। 96500 डिवाइड कर देने से वो निकलेगा। मतलब क्या है कि सोडियम के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है 23/F। उसी तरह अगर मैं Z फॉर मैग्नीशियम लिखता हूं तो कैसे करेंगे, मैग्नीशियम E कैसे लिखते हैं 24/2 इंटू F, मतलब 24/F और 2F या 12/F कर सकते हैं, है ना। अगर Z फॉर एल्यूमिनियम लिखे तो 27/9F होगा ये, या फिर ये 3/F होगा। इजी है निकालना, इक्विवेलेंट मास बाय F, इक्विवेलेंट मास बाय F। क्या सिंपल बात है, कितना फैराडे लगता है, मॉलिक्यूलर मास बाय कितना फैराडे लगता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 3 फैराडे लगता है, वही है बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन अगर करें तो बहुत इजी है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा। इससे कौन सा मेटल डिपॉजिट करना है और कितना करना है ये पता करना है, और कितना चार्ज लगता है उसके लिए ये पता करना है। ये लिख लिया क्या, हो गया सबका। अगर मैं पूछता हूं ऐसे, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 10.8
ग्राम ऑफ एजी अगर पूछा है कि 10.8 ग्राम एजी डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लगेगा, फॉर्मूला पता है तो भी कर सकते हैं, हमको पता है ये ना W इक्वल टू जेड आई टी या जेड क्यू, क्यू निकालना है हमको, क्यू इक्वल टू क्या होगा W बाय जेड, है ना, कितना 10.8 ग्राम हो रहा है, जेड कैसे निकालते हैं E बाय फैराडे, तो रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा, सिल्वर प्लस क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन लेके एक करता है, इसका मतलब 108 ग्राम, उसका मोलार मास होता है 108 ग्राम, तो उसके लिए एक फैराडे लगता है, मतलब 108, तो यहां क्या जेड कैसे लिखते हैं ई कितना ये बाय फैराडे 96500, है ना, इसको करोगे तो कितना निकलेगा, ये देखो ये से कट गया, ये 10 हो गया, 96500 बाय 10 मतलब 9650 कूलम लगता है, ये फॉर्मूले से निकल गया, लेकिन कितना इजीली निकाल सकता हूं, फॉर्मूले मेरे को याद रखना जरूरत नहीं है, हमको पता है क्या 1 फैराडे ऑफ चार्ज लगता है किसके लिए 108 ग्राम के लिए, और हमको चार्ज निकालना, चार्ज उधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 108 ग्राम डिपॉजिट होता है 1 फैराडे या 9650 कलम, अगर मेरे को 10/8 ग्राम करना है तो क्या करना पड़ेगा 1 फैराडे बाय 108 मतलब 96500 बाय 108 इंटू 10.8, ये तो मेरे को फॉर्मूला का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इससे पता चल रहा है क्या होगा 10 ये 96, ये और इजीली निकल जाएगा, उसके लिए जेड का जरूरत नहीं है ना, तो दोनों तरीके से कर सकते हो इजी एकदम, रिएक्शन पता है ना कितना फैराडे लगता है कितना ग्राम के लिए, हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आ जाए क्या, लिख ली, हो गया, एक क्वेश्चन है द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर obtaining 1 mole of Al from Al3 plus ions इज क्या होगा, ये क्वेश्चन के लिए तो मैं सोचता हूं क्वेश्चन लिखने का भी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन के लिए मेरे को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एल्यूमिनियम का कौन सा होगा, अरे 1 मोल के लिए 3 फैराडे लगता है, हमको पता है ना, 1 मोल 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं एक के लिए, तो 1 मोल के लिए 3 फैराडे लगते हैं, 3 फैराडे मतलब ये वाला, नहीं इतना इजी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। कितने क्वेश्चन देखो, करो क्वेश्चन करो, कितने क्वेश्चंस हैं करो।
क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल 2 इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग 0.1 फैराडे। देख लो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Ni विल बी डिपॉजिटेड। अरे बाबू, NiNO3 मतलब निकल का चार्ज कितना होगा, कितना होगा रे, 2 ना, कैलकुलेट करके बोलो। मतलब जो निकल डिपॉजिट होगा वो Ni2+ होगा ना, इसको तोड़ो तो क्या होगा, Ni2+ प्लस 2NO3 माइनस, ऐसा होगा। तो मतलब ये 2 मोल, ये कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, हाँ। तो मगर 1 मोल के लिए कितना लग रहा है, 2 फैराडे। तो कितना फैराडे है, 0.1 फैराडे, मतलब 1/2 इंटू 0.1, ये होगा ना, ये होगा ना। हाँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, 2 फैराडे से 1 मोल होता है, तो 0.1 फैराडे से कितना होगा, सही है, कितना होगा, डी होगा ना। कौन कौतुल रे तू, से कौतुलु, अच्छा हाँ, ठीक अच्छे ठीक अच्छे। ये कितना होगा, ये होगा 1/20, 0.05 मोल्स। हो गया, लिख लो तो फिर आगे चले। हो गया, चलो फिर दूसरा क्वेश्चन ये लो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या बोल रहे हैं, कर सकते हो कि नहीं, बोलो। अच्छा, 9650 कूलम जा रहा है ना, 1 मोल के लिए 1 फैराडे जाता होगा, क्योंकि Ag का चार्ज 1 है, तो 9650 के 10.8 ग्राम नहीं हो गया। अरे ये जो AgNO3 है ये कैसे टूटता होगा, Ag प्लस NO3 माइनस। अब ये कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और हो जाएगा Ag, मतलब 108 ग्राम करता है 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब 9650 कूलम। तो 9650 कूलम के लिए कितना होगा, 1 जीरो घटाओ तो ये 10.8 हो जाएगा। अरे नहीं हुआ क्या, 108, क्या है, हाँ, इतने कूलम से इतना ग्राम, इतना कूलम से इतना ग्राम, तो 9650 कूलम से कितना होगा, 108/9650 इंटू 9650, नहीं क्या, ये कट जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10.8 ग्राम। कैलकुलेट ना करके भी देख के भी बता सकते हो कि नहीं, 10.8 ग्राम होगा बोल के, इजी है। डिफिकल्ट चीज आया नहीं है, अभी आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, फिर गैल्वानिक सेल है, नर्स इक्वेशन है, कोलार्स लॉ तो इजी है, कोलार्स लॉ इज इजी।
पर्टिकुलर टॉपिक देख लेना, टॉपिक में से 20-25 क्वेश्चन, हर टॉपिक में से 10-15-20 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से 10-15-20 क्वेश्चन, इतना जरूरी है। टॉपिक में क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं है क्या? कोई नहीं है आज? कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? कितना पिला क्लास पर जना पड़े ना, ये कैसा सिस्टम से मैंने ज्वाइन कर लिया, हमको जाना पड़ेगा था ना, दिस मच स्टूडेंट्स आर वाचिंग बोल के हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। हालांकि ये जेई का क्वेश्चन है लेकिन इजी है। द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंसेस, एक इक्विवेलेंट डिपोजिट होने के लिए कितना चाहिए? चार्ज ऑन वन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। हाँ भाई, पूरा मोलर मास के लिए कितना फैराडे? एन फैराडे। तो एक मतलब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। उसके लिए कितना फैराडे चाहिए? मतलब होता है ना, जैसे एन फैराडे चाहिए होता है मोलर मास के लिए, है ना। तो एक फैराडे चाहिए होता है किसके लिए? मोलर मास बाय एन फैक्टर, मतलब ये होता है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास डिपोजिट के लिए कितना चाहिए? एक फैराडे। एक फैराडे कितना होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्या हो रहा है देख लो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaOH, अच्छा एक्वस NaOH वाटर भी है, was carried out by passing 10 milliampere of current। 10 मिलियन मतलब 10 मिलियम्पियर, 10 into 10 to the power -3 एम्पियर, मतलब 10 to the power -2 एम्पियर, नहीं हो गया? तो टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 गैस एट द कैथोड। हाँ NaCl है, एक्वस है, तो कितना हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगा ना। करंट कितना गया है? एम्पियर। करंट कितना है? 10 मिली एम्पियर, मतलब ये, इसका मतलब 10 to the power -2 एम्पियर बोल सकते, ठीक है। हाँ, टाइम निकालना है, अच्छा टाइम निकालना है, अच्छा टाइम निकालना है टू लिबरेट 0.01 मोल। अरे बाबू सीधा बात है, रिएक्शन लिखो ना, हाइड्रोजन का रिएक्शन लिखो, क्या होता है? H+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाफ मोल देता है ना, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस देता है, मतलब 1 फैराडे कितना देता है? हाफ देता है ना। हमको क्या निकालना है? हाफ मोल देता है, अच्छा ठीक है, ठीक है देख लो अपना। 1 फैराडे 1 फैराडे देता है कितना मोल? 0.5 मोल, है ना, ठीक है। अच्छा, तो टाइम निकालना है, तो ये Q होता है, चार्ज होता है ना, ये Q इक्वल टू होता है IT, है ना। अच्छा एक मिनट, क्या हो रहा है? तो इसको एक कूलम के लिए निकाल लेते हैं ना, एक कूलम के लिए निकाल लो। 96500 कूलम के लिए इतना, एक कूलम के लिए कितना? 1.5 बाय 96500, इतना ना।
हाँ 1 कूलम। तो 1 कूलम क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वेरियम सॉल्यूशन कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट। अच्छा, अरे डायरेक्ट ये निकाल भी सकते हो, Z इक्वल टू Q इक्वल टू W इक्वल टू ZIT है ना, W इक्वल टू ZIT भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा, मास निकालना होगा फिर मोल में कन्वर्ट करना होगा, मास निकाल के फिर मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल में करो तो ये सही है। तो 1 कूलम के लिए कितना हो रहा है, 0.1 मोल। अच्छा लिबरेट, इतना मोल लिबरेट करना है। तो 0.5 बाय 96500 मोल निकालने के लिए लगता है कितना, 1 कूलम। 1 कूलम मतलब IT, ठीक है। तो 0.1 मोल के लिए कितना लगेगा, 0.1 इंटू 0.5 बाय 96500। नहीं, इसमें मोल के लिए इतना है, 1 मोल के लिए उल्टा हो जाएगा, 96500 बाय 0.5 इंटू 0.1, ये हो जाएगा। इतने मोल के लिए इतना कूलम लगेगा। सो कितना बन रहा है, ये कट जाएगा, 5 बनेगा। तो 96500 बाय 5 कटने से कितना होगा, इसको अगर निकालो तो ये जाएगा 19.3 इंटू 10⁴ ये होगा सेकेंड, इतना टाइम निकलेगा। अच्छा 4 तो नहीं हो रहा है, लेकिन 0.5 0.1 3 1 2 3 3 होना चाहिए, और एक 0 नहीं आ रहा है ना, ये 3 होना चाहिए, 4 आ रहा है। इतना सेकेंड, इतने मोल के लिए 0.01 मोल बोला है, सॉरी 0.1 मोल नहीं बोला है, 0.01 बोला है ना, 0.01। तो ये कितना हो जाएगा, इतना बाय 5 हो जाएगा, 19.34, ठीक है, सही है, अभी सही है। यहां से भी हम डायरेक्ट, देखो ये फॉर्मूला जो है यहां से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो ये तुम्हारा जो है T निकालना मतलब W बाय ZI, नहीं क्या, कितना मास डिपॉजिट होगा, मास पता है 0.01 मोल है ना। तो हाइड्रोजन का 1 मोल कितना होता है, 2 ग्राम। तो 0.0 ग्राम मतलब ये हो जाएगा 0.01 इंटू 2, ये माल बाय Z कितना होगा, होता है इक्विवेलेंट मास। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मोलर मास बाय N फैक्टर, मोलर मास 2 होता है, 1 होता है 1, Z1 हो गया। करंट कितना चाहिए, 10⁻², ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक अच्छा हाइड्रोजन गैस, Z इक्वल टू E बाय एफ, फिर निकल, ये जो Z है ना इसको फिर E बाय एफ निकालना पड़ेगा, कितना F है, तो अब जगह निकलेगा, तो यही आंसर आएगा। तो वहां बहुत कुछ लफड़ा है, इधर डायरेक्ट कर लो तो इजी है, फॉर्मूला में डालोगे तो Z फिर सोचना पड़ेगा, अरे Z इसका ये होगा, फिर इसका चाहिए हमको कितना, तो वो रिएक्शन दिखना पड़ेगा Z के लिए।
तो फॉर्मूले के चक्कर में ना रह के सीधा रिएक्शन लिख के करने से अच्छा है, टाइम सेव होगा। खोलने पानी आने गुरे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, ज्यादा ही क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्या बोल रहा है, ए 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अच्छा, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इज प्रिपेयर्ड एंड 500 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज। अच्छा, 500 ml सॉल्यूशन को ही इलेक्ट्रोलाइज किया गया। अच्छा, दिस लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ, इसका मतलब समझ में आ रहा है, 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर पानी में 4 मोल NaCl है, नहीं क्या? इसका मतलब क्या है, मोलार सॉल्यूशन मतलब मोलारिटी दिया हुआ है, 4 मोलार मतलब 1 लीटर पानी में 4 मोल। मतलब अगर हम 100 ml 1000 ml लिए हैं तो उसके 4 मोल है। 4 मोल मतलब 1 मोल NaCl कितना होता है, Na23Cl होता है। हाँ, तो 58.5 इतना ग्राम डिपॉजिट है कितने में, तो इसका कितना लिया है, 500 ml लिया है, तो उसका आधा हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 58 का डबल 117 117 ग्राम डिपॉजिट है 500 ml में। पता चल रहा है। अच्छा, दिस लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास 23। Hg का क्यों दिया है पता नहीं है, ये छोड़ो। 1 फैराडे का वैल्यू दिया है इतना। बोला द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व। अच्छा, हाँ, तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, इसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। मतलब NaCl एक्वस सॉल्यूशन हुआ है, चलो एक्वस हुआ है तो ये Na प्लस और Cl माइनस होगा, ठीक है। वाटर ऐसे बनेगा H प्लस OH माइनस। एट कैथोड क्या होगा, कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनेगा, नहीं, कैथोड में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। मतलब 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। उसी तरह एट एनोड क्या होगा, टू Cl माइनस क्या करेंगे, 1 मोल्स क्लोरीन गैस निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये हो रहा है। तो बोल क्या रहा है, तो लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ, कितना क्लोरीन गैस निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व, क्लोरीन कितना निकलेगा पूछ रहा है, कितना मोल। हमने कितना मोल लिया है इसका, हमने जब कितना 2 हाइड्रोजन लिया है, H2 हो जाएगा तो ठीक है, 2 हाइड्रोजन, और क्लोरीन कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, मतलब ये 2 ले लेंगे, नहीं क्या। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 1 मोल क्लोरीन गैस निकालना है तो 2 मोल NaCl लेने हैं, है ना। 2 मोल NaCl ले रहे हैं तभी 1 मोल क्लोरीन गैस निकल रहा है। तो हमने कितना लिया है, हमने लिया है 4 मोल। 4 मोल लिया है 1 लीटर पानी में, और 500 ml लिया। 500 ml में कितना है, ये 2 इंटू 58.5 है ना, मतलब 2 मोल NaCl लिया है। 2 मोल NaCl लेने से 1 मोल क्लोरीन निकलता है। देख लो एक बार, समझ लो, ऐसा क्वेश्चन समझ लो, चाहे आ सकता है तो कंफ्यूज कर देगा। पहला चीज है, हमने रिएक्शन से पता ले लिया कि जब हम 2 मोल NaCl लेते हैं तो 1 मोल क्लोरीन निकलता है। 2 मोल NaCl लिया तो 1 मोल क्लोरीन निकला। इसका मतलब जो लेते हैं उसका आधा निकल रहा है, जो ले रहे हैं उसका आधा निकल रहा है। हमको दिया क्या है, हमने 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लिया है
और उसका कितना लिया है 500 ml लिया है, तो 1 लीटर में 4 मोल थे, तो 500 ml में 2 मोल होंगे। तो हमने NaCl कितना लिया है 2 मोल लिया। अगर 2 मोल NaCl लेते हैं तो 1 मोल क्लोरीन गैस निकलता है। तो हमने तो लिया है 2 मोल, तो निकलेगा 1 मोल। देख लो, अच्छे से लिख लो, इसको समझ में नहीं जैसे आएगा ऐसे लिख लो। हो गया, लिख लिए। और क्वेश्चन है क्या? नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, लॉ है। अच्छा हाँ, सेकंड लॉ क्या बोलता है? देखो क्या बोलता है, बहुत सारा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले, एक सेल में तो पता चल गया क्या होता है, कितना मास डिपॉजिट होता है, जितना उसका इक्विवेलेंट वेट होता है उतना मास डिपॉजिट होता है। मतलब जितना फैराड, जितना करंट होगा उसके हिसाब से मास डिपॉजिट होगा। रिएक्शन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि हाँ 1 मोल होने के लिए 1 फैराड चाहिए, 2 फैराड चाहिए, 3 फैराड चाहिए, जो भी चाहिए उसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा, जो उसका एन फैक्टर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये बोलता है अगर एक से ज्यादा सेल हैं, क्या करते हैं, एक से ज्यादा सेल हैं और सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, किससे? सीरीज में कनेक्टेड, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। क्या होता है? सोच लो, दो लेते हैं, 3 ले सकते हो, 4 ले, जो भी ले सकते हो। क्या करेंगे, ये देखो सीरीज में तो हमको पता है क्या करते हैं, जैसे ये बैटरी कनेक्शन है, सीरीज में जो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन होता है। ठीक है, सीरीज में तो ऐसा दिया हुआ है। यहां एक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया रहा है जो कि W1 ग्राम डिपॉजिट करता है। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है जो W2 ग्राम डिपॉजिट करता है। तो ये क्या बोलता है, जितना भी मास डिपॉजिट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। Z होता है ना, Z से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बोल रहा है कि जो मास है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। वहां हम क्या पढ़े थे, W इक्वल टू ZIT। IT दोनों लॉ कुछ अलग अलग नहीं है। अब बाबू IT अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, सेम Q को कांस्टेंट रख दिया तो ये नहीं होगा क्या, W प्रोपोर्शनल टू Z होगा ना। इसका मतलब ये होता है क्या, W1 बाय W2 इक्वल टू Z1 बाय Z2, ये होता है बस, और कुछ नहीं। यही लॉ है, सेकेंड लॉ वही है। सेम करंट होगा तो मास और इक्विवेलेंट मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना मास डिपॉजिट होगा वो अपने Z से या इक्विवेलेंट मास से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि Z से ही होगा, क्योंकि Z और इक्विवेलेंट मास में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास भी Z से रिलेट करता है। तुम बोल सकते हो कि E से, इक्विवेलेंट मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो भी चलेगा। तो इसका मतलब है W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 लिखो, तो ये भी सही है। W1 बाय W2 इक्वल टू Z1 बाय Z2 लिखो, ये भी सही है। इक्विवेलेंट मास से या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ये बोला टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट वेट से प्रोपोर्शनल होता है। W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2। ये सिर्फ दो सेल को कंपैरिजन करने से ही हमको समझ में आएगा। हो गया, लिख लिए। तो दोनों लॉ समझ में आएगा, दोनों लॉ में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब चार्ज का और इक्विवेलेंट मास का क्या रिलेशनशिप है, कितना मास डिपॉजिट होता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ही होता है। एक फैराडे करंट पास करने से कितना मास डिपॉजिट होता है, इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम का 3 फैराडे पास करने से 27 ग्राम, 1 फैराडे पास करने से 9 ग्राम, 9 ग्राम होता है इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब ये समझ में आ गया है कि जब भी 1 फैराडे करंट पास करोगे कितना मास डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम्स डिपॉजिट होगा। अच्छा, इधर भी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। स्टेटमेंट दिया हुआ है दो ठो, कंडक्टिविटी का दिया है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं, तो फिर ये बाद में पढ़ना। एक मिनट, कंडक्टिविटी पढ़ के करना होगा। इसको छोड़ दो, डायरेक्ट आ जाता है किसके ऊपर ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस सबको समझ में आ गया। कौन मुंड रहे हाथों देगी वसला से फ्री, कितने टेंशन में हो चुकाएगी, पठपड़ आराम से पठपड़ खाई पीगी, ठीक है, मोटा मैंने मुंह पर क्या नहीं, मुंह पर क्या हबनी के मुंह पर क्या चाली वाले असुविधा। ओके, अच्छा तुम में से ओम्स लॉ किसको पता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ, अरे फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा ना, ओम्स लॉ, ओ रेजिस्टेंस सब पढ़ा है ना, वही चीज के ऊपर है। थोड़ा सा हम ब्रीफली पढ़ेंगे, हम थोड़ा केमिकल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है ना, हमको थोड़ा सा सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सॉल्यूशंस का मतलब कंडक्टर में हमने पढ़ा था दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होगा, उसको एक सेल में रखते हैं, उसका उस सेल का नाम है
जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे हम काम करेंगे, कंडक्टिविटी या जो रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट कैसे काम करेंगे उसके ऊपर है। तो सबसे पहले तो वही है, हमको क्या ओम्स लॉ पता है, क्या बोलता है ओम्स लॉ बताओ। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस कब बढ़ता है, जब करंट बढ़ता है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, यही बोल रहा है ना, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम सॉल्व करने से हमको मिलता है V इक्वल टू आई आर, है ना। तो I क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये पता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक का फ्लो को रोकता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका कंडक्टेंस उतना कम होगा, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा रोकेगा तो स्पीड भाग नहीं पाएगा, मतलब फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, सॉरी फ्लो ऑफ करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और वोल्टेज उतना कम होगा क्योंकि करंट कम है तो वोल्टेज कम होगा। तो रेजिस्टेंस को हम तो ऐसे ही बोलते हैं R इज इक्वल टू V बाय आई, है ना। V बाय मतलब वोल्ट बाय एम्पियर। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं पता है, ओम बोलते हैं, या ऐसे बोलते हैं ना, सिंबल देते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यह है, दिस इज समथिंग which opposes the flow of इलेक्ट्रिक करंट। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को जो रोकता है वही होता है रेजिस्टेंस। इतना पता है सबको, नहीं लिखना है तो लिख सकते हो स्टार्टिंग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये हो गया। हाँ अच्छा, तो ये वाला चीज सही से समझ लो। दूसरा वाला जो चीज है कि क्या हुआ, उड़ गया, मतलब मेरा नोट्स भी उड़ गया, लिख लिए हो ना, सब लिख लिया है। देखिए जरा, अगर सेव कर लिया होगा तो अच्छा बात। नोड ऑफ AUC, अच्छा देख। है ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को। उसमें हम पढ़ेंगे कि वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अरे कंडक्टेंस कौन कंडक्टर करता है, कंडक्टर। तो अभी जो हमारा वायर जैसा है मेटेलिक कंडक्टर है, वो किस शेप में रहता है, ऐसे सिलेंडर शेप में रहता है ना। हाँ सिलेंडर शेप में रहता है। तो
सोच लो, इसका उसको बोलते हैं लेंथ, क्या बोलते हैं, और ये जो होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो पढ़ा हुआ है ना, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए होता है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये पता है ना, ये सबको पता है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ। तो होता क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या, कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, नहीं दिख रहा है, ब्लैक में लिख देते हैं। तो जो कंडक्टेंस हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या पढ़ा, जो रेजिस्टेंस है ना। अगर सोच लो एक जगह से बहुत लंबा हमको करंट को फ्लो करना है, तो लेंथ अगर छोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकता है, दूर जाना होगा तो उसको बहुत एनर्जी लगेगा, है ना। तो बोलने का मतलब रेजिस्टेंस क्या है, रोकने वाला चीज। छोटा डिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस कम होएगा, क्योंकि ये तो आराम से चला जाएगा, यहां पर रेजिस्टेंस कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। लेकिन बहुत दूर तक जाने में रेजिस्टेंस को रोक के रखेगा। मतलब जो ज्यादा लेंथ होगा, लेंथ ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जो हम बोलते हैं क्या, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ऐसा बोलते हैं। एंड अभी क्या है, जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, छोटा होल छोटा होगा तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, ज्यादा बड़ा होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ भागेंगे। मतलब क्या, अगर एरिया बड़ा है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। तो उसी तरह हम क्या बोलते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, है ना। रो क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है जब लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन फिक्स रहता है। फिक्स मतलब क्या, लेंथ को 1 कर दो, 1 मीटर कर दो या 1 सेंटीमीटर कर दो। वायर में क्या होता है ना, वायर में जो होता है लेंथ बहुत बड़ा होता है तो उसको क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, ऐसा यूनिट लेते हैं। लेकिन अगर हम जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, सेल बहुत छोटे छोटे होते हैं, वहां सेंटीमीटर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सेंटीमीटर लिया जाता है। तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, है ना। देखो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, सॉरी क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाय एल हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो उसका यूनिट क्या हो रहा है, देखो ये है ओम, ये होगा मीटर स्क्वायर और ये होगा मीटर, है ना। तो मीटर मीटर काट दो, ओम मीटर होगा, है ना। और ओम सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं उसको। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, ये पता चल गया, सही है, ऑल राइट। अभी बहुत सारे रिलेशनशिप याद रखना नहीं है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए और रो इक्वल टू आर ए बाय एल, इतना ही याद रखना है। इसको कैसे चेंज करके हम, अभी दो चीज पढ़ना है हमको, एक पढ़ना है कंडक्टिविटी का सॉरी रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस पढ़ना है। तो एक ही चीज से हो जाएगा, देखो बोल रहा हूं, समझ लो, फॉर्मूला खाली याद रख लो। तो पर्टिकुलरली अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अभी क्या हुआ ना, देखो वायर में तो सिलेंडर शेप होता है, लेकिन जो कंडक्टिविटी सेल होता है कुछ इस टाइप का होता है, कंडक्टिविटी सेल होता है कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ऐसे।
समझ में आ रहा है? ये एक क्या है, क्यूब है, क्यूब है। ये रूम ले लो, रूम ले लो, कैसा होगा? ये जो दिख रहे हो ये खंबा है, ये खंबा है, पर ऑपोजिट है ना। ये एक वॉल है, ये एक वॉल है उसका, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड है, क्या है? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? एल है, लेंथ है। और ये जो वॉल का एरिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब यहां पर क्या है, सोच लो, अगर मैं सोचने की बात बोलता हूं तो सोच लो, अब मैं बोल रहा हूं सोच लो तो सोच लो, है ना, सोचना जरूरी है। ये वॉल में और ये वॉल में लगा हुआ है क्या? इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। देखो ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, और यहां लगा हुआ है इलेक्ट्रोड, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड प्लेट लगा हुआ है ना। तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाएगा? एल। और ये जो एरिया है इसको क्या बोला जाएगा? ए बोला जाएगा, है ना। समझ में आया क्या? बोलो। रूम, इलेक्ट्रोड, एरिया, खत्म। ओके, तो हिसाब से क्या है कि ये एल बाय ए जो होता है ना, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक सेल का एल और ए कभी चेंज नहीं होता है। चेंज हुआ क्या? नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक चीज है वो बाद में पढ़ेगा, अभी देख लो। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? R इक्वल टू रो एल बाय ए। अच्छा, मैं क्या करता हूं, R को उधर ले जाऊंगा, रो को इधर ले आऊंगा, तो रो क्या हो जाएगा? 1 बाय रो, और ये हो जाएगा 1 बाय आर। मैंने क्या किया बताओ तो? रो को इधर रो को इधर ले आया, आर को उधर ले आया, तो 1 बाय हो जाएंगे। अभी देखो ये जो 1 बाय आर होता है इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, या सी बोलते हैं। क्या यूनिट होगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? सीमेन भी बोलते हैं। ओम इनवर्स को सीमेन भी बोलते हैं, याद रहेगा। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? सीमेन। क्या है? ओम इनवर्स या सीमेन, याद रहेगा। मो भी बोलते हैं, है ना। OHM, ओम, ओम का उल्टा मो, MHO, इसको ऐसा बोलते हैं। और मो भी बोलते हैं। क्लियर? तो देख लो, तो ये जो 1 बाय रो है, 1 बाय रो, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, और कपा बोलते हैं। उसका यूनिट क्या होगा देख लो, ये हो गया कपा, ये होगा कंडक्टेंस, और ये होगा एल बाय ए, सेल कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? ये एल बाय ए तो मीटर या सेंटीमीटर ही होता है। सी होता है सीमेन, सी होता है सीमेन, और ये सेंटीमीटर। ये देखो ए नीचे है, एल ऊपर, 1 सेंटीमीटर, यहां 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर आएगा तो इनवर्स। सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं इसका यूनिट। किसका? कपा का यूनिट। देख लो यहां तुमको कितने वेरिएंट मिल रहे हैं? एक आर मिल रहा है, रो मिल रहा है, कपा मिल रहा है, सी मिल रहा है, और एल बाय ए जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। नहीं क्या? ये जो एल बाय ए है ये होता है सेल कांस्टेंट। जनरली इसका यूनिट क्या होता है? मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अगर हम L को 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो कपा इक्वल टू सी हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। याद रखो जैसे करके भी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा? कंडक्टिविटी बोला जाएगा। अभी क्या है ना, देख लो एक चीज देख लो, ये 1 है, ये 1 है। वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट होता है ना, कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब खाली इससे हो सकता है क्या? अगर मैं इस एरिया को बड़ा ले गया, कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ले गया, और इसको 0.5 ले गया, तो कितना? फिर ही तो 1 होता है ना। तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। ये डिस्टेंस को हम कम नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट रखना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो फ्लो
का स्पीड घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो वो नहीं होगा। हमको चाहिए कि ऐसा सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है कितना, जो मिनिमम 1 सेंटीमीटर मतलब यूनिट डिस्टेंस में होना चाहिए, तब जाकर उसको क्या बोला जाएगा, कंडक्टिविटी सेल बोल के बोला जाएगा, मतलब उसका कंडक्टिविटी निकाल पाएंगे ऑलवेज। तो ऐसा नहीं है कि ये 0.5 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ना, ये भी नहीं, इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा। एक फॉर्मूला तो याद रखना है ये, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट ये, कापा इक्वल टू CL बाय A, है ना। क्वेश्चन करोगे थोड़ा सा? हाँ टाइम बहुत है, आधा घंटा और भी आधा घंटा है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो resistance of a decimolar solution। डेसीमोलर का मतलब, डेसी मतलब 1/10, सेंटी मतलब 1/100। तो डेसीमोलर मतलब 10⁻⁻1 उसका मोलारिटी है। उसका काम नहीं आएगा, खाली बताया ऐसे, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स .02 मीटर अपार्ट, मीटर में दिया है, एंड 0.0004 मीटर स्क्वायर in area was found to be 50 ohm। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? याद रखो, कापा जो कंडक्टिविटी होता है ना, उसको ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, ये कंडक्टिविटी है ना, इसको ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उल्टा और क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमको कपा निकालना है, क्या करना है, कपा निकालना है। ऑप्शन दे देता हूं, L दिया है, A दिया है, R दिया है, सब दिया है। अरे बाबू देखो, फॉर्मूला वही है क्या, कापा इक्वल टू C इंटू एल बाय ए, मतलब 1/R इंटू एल बाय ए, नहीं क्या, 1/R कितना, 1/50, L कितना दिया है 0.02 और 0.0004, तो डेसिमल काट दिया तो डेसिमल यहां आ जाएगा, ठीक है। 1/50 इंटू ये हो जाएगा 4/100, 2 हो गया, 0.5 आ गया, 0.5 तो आ गया, नहीं आया क्या, नहीं नहीं गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, कहाँ गया, ये हो जाएगा 1/50, ये 0.02 ना, अच्छा ठीक है, 0.0004, तो 2 डेसिमल इसका, 2 डेसिमल इसका, ठीक है। 1/50 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू 2/4 इंटू 100, ठीक है, 2 4 1 होगा बी, ठीक है। बस एक ही फॉर्मूला से हो रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ता चैप्टर है, बहुत कम फॉर्मूले हैं, खाली थोड़े से थ्योरीज हैं बहुत सारे। अभी तक आप कितने फॉर्मूले पढ़े हैं,
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फॉर्मूला का जरूरत नहीं है हमको, फिर भी दो फॉर्मूले हैं। कितने? दो फॉर्मूले। यहां एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला, काम जो करने वाला वही है, क्या? कपा इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए, या 1 बाय रेस्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस इंटू एल बाई ए, एक ही फॉर्मूला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 एम KCl सॉल्यूशन, अच्छा उसका दिया है, इन ए कंडक्टेंस सेल इज 300 ओम, अच्छा, एंड कंडक्टिविटी, अच्छा कंडक्टिविटी दे दिया है, मतलब कपा दिया हुआ है, कंडक्टिविटी इज 0.013 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, अच्छा द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट मांगा है, वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल बाय ए, है ना, निकालो एल बाय ए, निकालो। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एकदम आराम से निकलेगा, 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स, 39 सेंटीमीटर इनवर्स, 3.9 मीटर इनवर्स और नॉन। फॉर्मूला वही है, कपा इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। हमको क्या निकालना है? एल बाय ए, तो आर को मल्टीप्लाई कर देना होगा, कपा से आर को मल्टीप्लाई, कपा कितना है? 0.013 और रेजिस्टेंस कितना है? 300, 2 जीरो गया तो हुआ कितना? 2 जीरो होगा तो 1.3 इंटू 3 कितना? 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है, कहाँ है? ऑप्शन ए होगा, देखो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हो गया? एक फॉर्मूला याद रखना, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम मिल जाएगा तुमको। और वो भी भूल गए थे कल भेजने के लिए, रिडॉक्स के आज भेज देंगे, बोल रहा हूं। किसका भेजा नहीं है? क्वेश्चन कर लियो, डाउट्स हैं? डाउट्स नहीं है? करो, अच्छा डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़े, जब मैं क्लास में आ जाऊं तो बोल देना सर और क्वेश्चन चाहिए, ऐसा बोल दिया करो कि मेरे को इस चैप्टर के और क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी भेज देंगे, ठीक है। अभी एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ये अभी जो मोलर कंडक्टिविटी होता है ना, वो क्या होता है? अरे इजी है, क्या होता है? जब सॉल्यूशन का मोलारिटी 1 मोलर होगा और उसका कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टेंस सेल इन व्हिच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर। क्या कंडक्टिविटी सेल का, अगर कंडक्टिविटी निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, अगर मोलारिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर होता है तो जो कंडक्टिविटी आता है कंडक्टेंस सेल का, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो डेफिनेशन के में ऐसा लिखेंगे कि द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टेंस सेल is said to be molar conductivity,
molar conductivity when concentration of electrolyte in it is 1 molar। मतलब सीधा बात है, 1 लीटर पानी में 1 मोल डालो तो 1 मोलार सोल्यूशन बन गया। उसको अगर भर्ती कर देते हो कहां पर, कंडक्टिविटी सेल में, हालांकि 1 मोल 1 लीटर तो भर्ती नहीं कर पाओगे, जो भी भरोगे उसका मोलारिटी क्या होगा, 1 मोलार। उसका कंडक्टिविटी को बोला जाएगा क्या, मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी को हम ऐसा बोलते हैं लैम्बडा एम, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाय मोलारिटी। इजी, एकदम एकदम इजी है, कोई टेंशन ही नहीं। जिसको मोलारिटी पता है और कापा पता है वो मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकता है। अच्छा, अभी आ जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या, अरे इक्विवेलेंट का मतलब नॉर्मलिटी आ जाएगा क्या, इसको बोलते हैं लैम्बडा इक्यू। इजी है, इसका भी कुछ टेंशन ही नहीं है। ये क्या होगा ना, इक्विवेलेंट है ना, ठीक है, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी, है ना, एकदम इजी। अच्छा एक चीज बताओ, मोलारिटी और नॉर्मलिटी में फर्क पता है, नॉर्मलिटी इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, याद है ना, ये पता है ना। ठीक है, नॉर्मलिटी की जगह क्या लिख दो, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लैम्बडा एम बाय एन फैक्टर, मतलब लैम्बडा इक्यू इक्वल टू लैम्बडा एम बाय एन फैक्टर। रिलेशनशिप आ गया क्या, लैम्बडा इक्यू इक्वल टू लैम्बडा एम बाय एन फैक्टर। ये याद रहेगा क्या, इजी है। देखो फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, एक से दूसरे जुड़े हुए, ये एक ही टाइप का फॉर्मूला, एक जगह मोलारिटी एक जगह नॉर्मलिटी आ रहा है। देखो क्वेश्चन देखो कैसे आता है इसके ऊपर, थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या बोलता है, अच्छा क्या बोल रहा है, द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन measured by two parallel electrode of area of 100 centimeter square separated by 10 centimeter was found to be 0.0001 ओम इनवर्स, मतलब सीमेन दिया है, ओम इनवर्स हो सीमेन हो एक ही चीज है। इफ द वॉल्यूम, क्वेश्चन को समझना है, द वॉल्यूम नहीं तो गलत होगा, द वॉल्यूम बिटवीन टू electrodes contain
contain 0.1 mole of salt. Mole of salt. What is the molar conductivity? Coach, what is the molar conductivity of salt at same concentration? Same concentration. क्या बोलता है देखते हैं. ये बोलता है 0 नहीं 10 बोलता है 10. 10 B है 0.1, C है 1, D है नॉन. अब रे हमको कौन काढ़िबार अछि रे? मोलार कंडक्टिविटी माने लैम्बडा एम काढ़िबार अछि. फॉर्मूला कौन? कापा इनटू 1000 बाय मोलारिटी. मोलारिटी तो देछि काई 0.1 मोल 0.1 मोल देछि ना. तो कापा जदि काढ़ी दउछ होई जीवो नै कि रे. कापार फॉर्मूला देखो कौन. कापा काढ़ी हबो. कापार फॉर्मूला कौन? Cl by A. C के देछि 0.01. कंडक्टिव एटा ना कंडक्टेंस. कंडक्टेंस देछि हमको देखो एतकी. L केते देछि 100. A केते देछि 10. हां केते हे जीवो एटा 0.001 हे जीवो नै रे. कापाटा केते हबो 0.001 हे जीवो. ठीक अछि बस पुट करो एथरे. कापा हे गेला 0.001 इनटू 1000 बाय 0.1. मोलारिटी केते 0.1. ठीक अछि केते हे गेला 1 बाय 1 0.1 केते हे जीवो 10 हबो ना. एटा तो हो गेला केते 3 टा कटि गेला 1 हे जीवो. ये हो गेला 0.1. 0.1 माने 1 बाय 10. 10 ऊपर पळे आसीबो ना. हां 10 हो देखि दियो. हां उल्टा लिखी छी नहीं तो L बाय A. अच्छा अच्छा उल्टा लिखा है ना. हाँ लेंथ बाय एरिया लिखिया कथा. यस 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 ठीक अछि. 10 बाय 100 अछि नहीं. 10 बाय 100 अछि बोले केते हबो एटा एटा तो हे गेला केते 10 टू पावर -5 हे जीवो नहीं. 10 टू पावर -5 हे जीवो. 10 एटा हे गेला 10 टू पावर -5. ये गेला 10 टू पावर 3. मोलारिटी 0.1 माने 10 टू पावर -1. एटा 10 टू पावर -1 नहीं. ठीक अछि ऊपर बोलले 4 हे जीवो. अच्छा केते माइनस वाला -6 हे जीवो. अधिका यूज करे -5 अच्छी एटा प्लस हे जीवो 4 हे जीवो 4. अच्छा 10 टू पावर -1 माने 0.1 हो. ठीक अछि. आ गोटे क्वेश्चन अच्छे देखो देखो मु कही ना कि पिलाने जे कंसंट्रेशन टर्म्स कंसंट्रेशन मोलारिटी आउ जो जोटा थिला हमर कोन स्टोचियोमेट्री थिला ना सेटा सब जगह काम रे आसीबो. सेटा मुंड रखिया कथा हला. तो क्वेश्चन सेमती हो. ए क्वेश्चन रे सेटा मिसे दबो सेही क्वेश्चन रे एटा मिसे दबो. देखो कोन कहिची क्वेश्चन होची equal volumes of 1 molar HCl. equal volume हाँ
1 molar HCl and 1 molar NaOH are mixed and specific conductivity or conductivity खाली of resulting solution is found to be ये गला 0.011 सीमेन मीटर इनवर्स। अच्छा, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी of resulting solution नहीं कैलकुलेट करो, देखिए देखो रिएक्शन होची ना, गोटे एसिड और गोटे बेस और रिएक्शन होची, कौन होबो सॉल्ट प्लस वाटर होबो नहीं। हमें जानछु ना HCl, जदि HCl अच्छी जदि रिएक्शन करला NaOH संगे तो कौन हुए NaCl प्लस H2O ना। तो हमको एक्चुअली रिजल्टिंग सॉल्यूशन यार कंसंट्रेशन दरकार, एमान रो कंसंट्रेशन हमको दिया हिच तार कंसंट्रेशन दरकार। अच्छा मते को वॉल्यूम टा कोन होबो, यार थोड़ा वॉल्यूम V नहीं गली, तार वॉल्यूम V नहीं गली, कौन कले यार वॉल्यूम पे V नहीं गली, तार यार जो नेट वॉल्यूम हो केते हो 2V हो ना, ऐसे ही हो ना, सेठी कंसंट्रेशन काढिवार अछि। तो गोटे जिनस बुझ कि नंबर ऑफ मोल्स सेम अच्छी, नंबर ऑफ मोल्स सेम अच्छी माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम थिबो, नंबर ऑफ मोल्स सेम नंबर मॉलिक्यूल, ये जितने मॉलिक्यूल अच्छी सी जितने मॉलिक्यूल अच्छी, ये कहां बुझ 1 मोलार 1 into V, अरे बाबू मोलारिटी इक्वल टू N by V जानछे ना। तो जदि मते नंबर ऑफ मोल्स काढिबार अछि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करबा पड़ियो, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ए दी जण जगह कोन करबे, ये भी 0 होई जिवो ये भी 0 होई जिवो, काई एमा समस्या को रिएक्ट करिकि NaCl तैयारी कर देबे। आ गोटे कथा बुझो, ये गोटे मोल ये गोटे मोल ये भी गोटे मोल ये भी गोटे मोल, ये भी के तैयारी करूची गोटे मोल तैयारी करूची, हेले यार मोलारिटी केते होबो बाबू रे। जदि हमें देखिबा वॉल्यूम केते थिला, वॉल्यूम V थिला बोली मोलारिटी 1 होतला, वॉल्यूम V थिला बोली मोलारिटी 1 होतला, ये गोटे मोल मिसी के से गोटे मोल ही तैयारी करूची ना, गोटे मोल तैयारी करूची तो नंबर ऑफ मोल्स केते अछि सही गोटे मोल हैला। तो जदि मोलारिटी ऑफ NaCl काढी भी कोन होबो नंबर ऑफ मोल केते होबो, एक मोल तैयारी हिची किंतु वॉल्यूम होई हिची केते 2V माने केते हो जिवो 0.5 नहीं कि रे 0.5 मोल्स पर V हे जिवो मोलारिटी नहीं कि रे एटा हे जिवो। तो एबे कोन हम कैलकुलेट करि परिबी कि को कौन कही कौन कैलकुलेट करबा अछि मोलार कंडक्टिविटी हे जिवो भाई, देखो कौन अछि हम मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलारिटी, मोलारिटी पर बाहरला हमको 0.5 बाहरला, पुट करो बाहरी जीवो, चलो पुट करो बाहरी जीवो फटाक से।
केते आसला केते देछि रेट पुट करो ना संगे संग करो 0.011 into 1000 बाय मोलारिटी केते वाला 0.5 वाला ठीक अछि ये ही गला केते 1100 हाँ 11 ही ना तीनटा हाँ बाय 5 अच्छा एतकी ही केते बारिबो 5 दुणे 10 5 दुणे 10 0 0 एतकी यूनिट कौन आसीबो यार तापार थाए कौन सेंटीमीटर सीमेंट मीटर इनवर्स मोलारिटी थाए मोल पर लीटर लीटर माने मीटर क्यूब हला लीटर माने मीटर क्यूब तो मीटर क्यूब ऊपर को पड़ले कौन हम माइनस है अच्छा -4 है तो सीमेन मीटर -4 मोल इनवर्स नहीं कि ये वो यूनिट देखी दियो ठीक अच्छे बुझी हो तो रिएक्शन सब मन रहा कथा कौन हो दी मोल तैयारी होता से माने सपोज 2 मोल तैयारी होता वॉल्यूम 2 कंसंट्रेशन से ही रही था 0.5 नहीं होता सही 1 ही रही था जदि 3 मोल तैयारी होते अधिका होता कंसंट्रेशन नहीं कि तो इम्पोर्टेंट कि रिएक्शन रे कौन तैयारी होची केते तैयारी होची ठीक देखो आ गोटे क्वेश्चन देख क्वेश्चन गोटे करके जीवा कहूची the resistance of 1n की 0.1 सॉरी 0.1 n solution of अच्छा formic acid देछि is 200 ohm and cell constant is 2.0 centimeter inverse. The equivalent conductivity of the solution is केते हो पचार देखो एटा इजी क्वेश्चन अछि कर दो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मांगी छी कापा तो दरकार सबुठी हो कापा सबुठी दरकार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाय नॉर्मलिटी देछि कापा काढिबार अछि कापार भलो समस्या जानछो कोन 1 by r into l by a रेजिस्टेंस के देछि 200 ये के देछि 2 काट दियो 100 10 to power -2 हे गला एटा पुट करो केते 10 to power -2 into 10 to power -3 ऐसे 3 खाली 3 नॉर्मलिटी केते 0.1 हले 10 to power -1 केते हे गला -1 हले प्लस हे गला 4 हे जीवो माने 2 10 to power 2 माने 100 हला देखो इजी अच्छी